नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का विषय है सेक्शन 194 ओ पेमेंट ऑफ सर्टेन सम बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। बहुत ही रिलीवेंट है। हम लोग आजकल देखते हैं कि डिजिटल इंडिया का ज़माना है, सभी कुछ डिजिटल हो रहे हैं, ई कॉमर्स बिजनेस फ्लरिश कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन, मिंत्रा, दे आर सो मेनी ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो हम लोग आज डील करेंगे जो यदि ई कॉमर्स से बिजनेस किया जाएगा तो जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है जब वो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पे करेगा तो टीडीएस काट के पे करेगा, उसके ऊपर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी। ये जो आपको इंट्रोड्यूस किया गया था, दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फिनेंस एक्ट 2020। फिनेंस एक्ट 20 से लाया गया था एंड दिस इज एप्लीकेबल फ्रॉम द 1 अक्टूबर 20। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए डील करते हैं 194 ओ को, पेमेंट ऑफ सर्टेन सम बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। ये ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होते हैं, एक्ट में डिफाइन किया गया, उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब क्या हो गया, जो ई कॉमर्स का बिजनेस करते हैं। जैसे आपका फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, स्नैपडील हो गया, मिंत्रा हो गया, ये सारे के सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गए। और ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट कौन हो गए, जो जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का यूज करके उसको सेल करते हैं। जो सेलर होते हैं थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, वो आपका ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट हो गया। ये दोनों का दोनों डिफिनेशन में नेक्स्ट स्लाइड में डील करूंगा। ये एक्ट में आपको बोल दिया गया, 194 ओ में बोल दिया गया है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होगा, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट कौन होगा, उसको मैं थोड़ा देर बाद डील करता हूं। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको बता दिया। अब दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फाइनेंस एक्ट 2020 एंड इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम द 1 अक्टूबर 2020। इसको लेकर बहुत हो हल्ला हुआ था, शोरगुल हुआ था। क्यों हुआ था, जैसे मैं सेक्शन को आगे लेकर जाऊंगा आपको समझ में आएगा। देखिए किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, कौन टीडीएस काटेगा, टीडीएस काटेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर। कब काटेगा, जो जब वो पे करेगा ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को, और ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट रेसिडेंट होना चाहिए। नॉन रेसिडेंट हुआ तो 194 एप्लीकेबल नहीं होगा, नॉन रेसिडेंट हुआ तो इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल हो जाएगी। वो एक सेपरेट सेक्शन है, वो एक सेपरेट टॉपिक है। मैं उसको इस वीडियो के बाद के एक दो वीडियो के बाद मैं उसको इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के मैं आपको दूंगा। तो नॉर्मली क्या हो गया, ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, ये एप्लीकेबल होगा ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट दैट इज रेसिडेंट ओनली। रेसिडेंट के ऊपर से पार्टिसिपेंट होगा, माने ई कॉमर्स ऑपरेटर कोई भी हो, रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यदि अमेजन यूएसए इंडिया के किसी भी ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पे करेगा तो 194 ओ एप्लीकेबल हो जाएगा। तो दिस सेक्शन इज रिलीवेंट फॉर द ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट हु आर रेसिडेंट ओनली, हु इज रेसिडेंट ओनली। जो ऑपरेटर है उसका स्टेटस इरिलीवेंट है। देखिए टीडीएस रेट क्या है, टीडीएस का रेट क्या है, टीडीएस रेट इज 1% ऑन ग्रॉस अमाउंट, 1% ऑन ग्रॉस अमाउंट। और क्या बताओ तुम, मैंने आपको क्या कहा था, कोविड के कारण 14 मई 20 से लेकर 31 मार्च 21 तक द रेट वाज रिड्यूस्ड टू 75%। सिंस दिस एक्ट वाज एप्लीकेबल फ्रॉम द 1 अक्टूबर, सो इफ द पेमेंट वाज मेड फ्रॉम द 1 अक्टूबर 20 टू 31 मार्च 2021, द रेट वाज रिड्यूस्ड टू 0.75%। एंड इफ पैन एंड आधार इज नॉट गिवन देन द टीडीएस इज 5%। आप लोग ये देखिएगा, पहले हमेशा पैन रहता था, पैन नॉट फर्निश्ड, बट ये ई कॉमर्स वाले 194 ए में आधार को भी ला दिया गया और बोला गया जो यदि ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट अपना पैन और आधार नहीं देंगे तो टीडीएस रेट होगा 5% का, पैन और आधार नहीं देंगे तो टीडीएस रेट होगा 5% का। इसके लिए 75% रिड्यूस नहीं किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ एक्सेप्शन है, किसके लिए बताना, तो ये एक्सेप्शन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। दिस एक्सेप्शन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। क्या एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है जो ग्रॉस अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर डज नॉट एक्सीड ₹5 लाख एंड पैन एंड आधार इज फर्निश्ड। यदि आपने पैन और आधार नहीं दिया है तो ये 5 लाख एप्लीकेबल नहीं होगा। आपने यदि पैन और आधार दिया है तभी ये 5 लाख रुपीज एप्लीकेबल होगा, और उसी के ऊपर ई कॉमर्स ऑपरेटर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को जब पे करेगा तो टीडीएस काट के पे करेगा। बट दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट सबको डिफाइन किया गया एक्ट में, तो आइए उस डिफिनेशन को हम लोग डील करते हैं।
देखिए क्या किया गया, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मीन्स द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। समझ में आया? ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, यदि गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करते हैं थ्रू डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, देन इट कवर्स अंडर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स। आइए नेक्स्ट क्या हो गया, ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन हो गए? ई कॉमर्स ऑपरेटर मीन्स अ पर्सन हु ओन्स ऑपरेट्स और मैनेज, हु ओन्स ऑपरेट्स और मैनेजेज डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। समझ में आया? क्लियर होगा मेरे ख्याल से। अब ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट कौन होंगे? ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट मीन्स अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। देख लीजिए एक्ट में बोल दिया गया, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट शुड बी अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया सेलिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज और बोथ इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स थ्रू डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटीज और प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। क्लियर है? मतलब पार्टिसिपेंट वे होंगे जो ई कॉमर्स ऑपरेटर का प्लेटफॉर्म का यूज करके अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, डिजिटली सेल करते हैं, ये आपका ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट होंगे। अब इसमें आगे सर्विसेज मतलब क्या होता है? सर्विसेज जो आपका 194 में डिफाइन किया था, सर्विसेज इंक्लूड्स फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज एंड फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज एज डिफाइंड इन एक्सप्रेशन टू सेक्शन 194 उसमें डिफाइन किया गया था। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ये 194 किस तरीके से ऑपरेशन में आता है, उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला क्या है, ये देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, मिसेज झा सेल्स पिकल थ्रू फ्लिपकार्ट, अचार बेच रही है, टोटल सेल्स रुपीज 10 लाख रुपीज है, 10 लाख रुपीज का उसने अचार सेल किया थ्रू फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट को जब सेल कर रहा है तो थ्रू फ्लिपकार्ट वो सेल कर रही है, तो फ्लिपकार्ट ने क्या किया, अपना कमीशन काट लिया 50,000 रुपीज। पहले क्या होता था कि 10 लाख रुपीज का सामान आपने बेचा, फ्लिपकार्ट ने अपना कमीशन काट लिया और बाकी का पैसा आपको दे दिया गया, बाकी का पैसा आपको दे दिया गया, 9,50,000 रुपीज मिसेज झा को दे दिया गया। बट 194 के इंट्रोडक्शन के बाद क्या हो गया, फ्लिपकार्ट क्या करेगा, 1% टीडीएस काट लेगा और ग्रॉस अमाउंट। एक बात आप गौर से देखिएगा, ये क्या है, 1% टीडीएस और ग्रॉस अमाउंट, जो भी टीडीएस काटा जाएगा वो ग्रॉस अमाउंट के ऊपर काटा जाएगा। समझ में आया? वो ग्रॉस अमाउंट के ऊपर काटा जाएगा, कमीशन को लेस करने के बाद नहीं काटा जाएगा, जो भी काटा जाएगा वो ग्रॉस अमाउंट के ऊपर काटा जाएगा। 10 लाख के ऊपर में टीडीएस काट लेगा 1% का, और बाकी का पैसा उसको दे देगा, बाकी का पैसा उसको दे देगा। एक बात आप और ये समझिए, इसमें एक बात ऐसे हो सकती है, जो ऐसा हुआ कि जो फ्लिपकार्ट जो सर्विस दे रहा है उसके ऊपर जो कमीशन चार्ज कर रहा है फ्लिपकार्ट, तो बाई यदि इसके पहले क्या होता था 194 से पहले, यदि आप देखोगे बाई रूल, तो मिसेज झा को टीडीएस काटना चाहिए था जो कमीशन पे कर रहा है, बट मिसेज झा तो पे नहीं कर रही, पे तो फ्लिपकार्ट कर रहा था। ये कॉम्प्लेक्स पोजीशन था, इसी को ये फाइनेंस एक्ट ने एड्रेस किया और नॉर्मली ये कह दिया गया कि और यदि कोई कमीशन 194 में, जे में, एच में या किसी अदर सेक्शन में जो कुछ भी टीडीएस एप्लीकेबिलिटी होगा वो एप्लीकेबल नहीं होगा जहां पर 194 एप्लीकेबल हो जाएगा, वो एप्लीकेबल नहीं होगा जहां पर 194 एप्लीकेबल हो जाएगा। चलिए इसमें मैं कुछ एक कॉम्प्लेक्स चीज करता हूं। सपोज कीजिए सेल आपका 10 लाख रुपीज का था और कमीशन काट लेगा 50,000 रुपीज, तो हम लोग जो स्वाइप के थ्रू, जो कार्ड के थ्रू जो पे करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, जो सिस्टम गेटवे है वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, फ्लिपकार्ट का कमीशन भेज देगा और आपको पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, ये भी पॉसिबल है। तो उस केस में भी क्या होगा, इसीलिए ये एक ऐसा था कि इस तरीके से एक लूप होल करने की कोशिश किया गया था, कुछ कॉम्प्लेक्स करने का कोशिश, कुछ लूप होल करने की कोशिश किया गया था। इसीलिए फाइनेंस एक्ट ने क्या किया, आपको जो कमीशन काटना है, जो करना है सो करो, टीडीएस एप्लीकेबल होगा ग्रॉस अमाउंट पर, टीडीएस एप्लीकेबल होगा ग्रॉस अमाउंट पर, एंड सिंस टीडीएस ग्रॉस अमाउंट पर एप्लीकेबल है, तो उसके इंटरमीडियरी जो भी आप सर्विस दे रहे हो 194 में, जे में, एच में, किसी में भी आप दे रहे हो, उसके ऊपर आपका अदर सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा जहां पर 194 एप्लीकेबल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं इस सेक्शन को एनालाइज कर रहा हूं, देखिए क्या इसमें कैसे इसको एनालाइज किया गया। पहला क्या, 194 इज नॉट एप्लीकेबल, कब एप्लीकेबल नहीं होगा, जब इंडिविजुअल और एचयूएफ वाले केस में, सिर्फ एक ही एक्सेप्शन था, इंडिविजुअल और एचयूएफ हम लोग पहले रीड कर चुके हैं। यदि टर्न
सेल यदि ग्रॉस अमाउंट जो पे कर रहा है वो 5 लाख से अधिक का नहीं है और इंडिविजुअल और एचयूएफ ने अपना पैन और आधार फर्निश कर दिया है, उस केस में 194 एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्या था, नो अदर टैक्स डिडक्टेड। एक बार यदि 194 एप्लीकेबल हो गया तो अदर किसी सेक्शन से एप्लीकेबल नहीं होंगे। 194 सी जे मिसेज झा को जो पे करना था फ्लिपकार्ट को, या मान लो यदि मैं सीए हूं, मैं कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो मैं जो जो ये 194 जो जे एप्लीकेबल नहीं होगा मेरे ऊपर। सिर्फ जहां पर 194 ओ एप्लीकेबल हो गया वहां पर अदर इंटरमीडिएट सर्विस के लिए अदर कोई टीडीएस के सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होंगे। आगे नेक्स्ट देखते हैं, इफ पैन एंड आधार इज नॉट फर्निश, यदि पैन और आधार फर्निश नहीं किए देन द टीडीएस रेट इज 5%, देन द टीडीएस रेट इज 5%। पहले आपका यदि पैन फर्निश नहीं करते थे तो इन अदर सेक्शन द रेट वाज 20%, बट ओनली इन दिस केस द रेट इज 5%। इसको लेकर एक एमसीक्यू आ सकता है, एग्जामिनर चाहे तो आपको टेस्ट कर सकता है। तो एक इंडिविजुअल है, सेल कर रहा है, सेल उसका 2 लाख रुपए का है, उसने पैन और आधार नहीं दिया है, बताओ टीडीएस क्या होगा? द आंसर इज टीडीएस 5%, क्योंकि आपको 5 लाख का एग्जाम्पशन के लिए आपको 5 लाख जो आपको छूट मिल रहा है जिसके ऊपर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, उसके लिए आपको पैन और आधार फर्निश करना कंपलसरी है। आगे देखते हैं, 194 इज O is not applicable if e-commerce participant conducts its through own website। यदि अपने वेबसाइट से आप काम कर रहे हो, आप यदि ई-कॉमर्स ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप अपने वेबसाइट से अपना कोई सीए अपना वेबसाइट से अपने क्लाइंट को प्रोडक्ट सेल कर रहा है या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके ऊपर आपका 194 ओ एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है? लेकिन आप यदि ई कॉमर्स ऑपरेटर का इस्तेमाल कर लोगे तो इसके ऊपर एप्लीकेबल है। मैं डिटेल में इसको लेकर जाऊंगा विद एग्जांपल्स। अब मुझे नहीं लगता है कि इस क्लास के बाद आप लोग को किसी को भी 194 ओ में किसी भी तरह का कोई डाउट होगा, दैट आई एम वेरी श्योर ऑन इट। देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, 194 O is applicable irrespective of whether is payment is made by the purchaser of goods, recipient of service directly to the e-commerce participant or फर्स्ट ऑपरेटर देन पार्टिसिपेंट। मैंने क्या कहा था, कुछ कॉम्प्लेक्स केस हो सकते हैं कि पहला पैसा फ्लिपकार्ट ले लेगा फिर अपना कमीशन काट के देगा, या ऐसा गेटवे है कि पैसा पहले कमीशन फ्लिपकार्ट के पहुंच जाएगा, आपके पैसा आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा, ये भी हो सकता है। तो कोई भी केस हो, इन एनी केस पैसा कोई भी ले, जो 194 ओ एप्लीकेबल हो जाएगा वो ई कॉमर्स ऑपरेटर पर एप्लीकेबल हो जाएगा, एंड दैट इज ऑन द ग्रॉस अमाउंट, वो ग्रॉस अमाउंट पर एप्लीकेबल होगा। चलिए, ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट मस्ट बी रेसिडेंट इन इंडिया। ई-कॉमर्स जो पार्टिसिपेंट है वो रेसिडेंट होना चाहिए, भले बायर कोई भी क्यों नहीं हो। सपोज करो यदि कोई प्रोडक्ट सेल करता हूं, मैं इंडियन हूं और मैं यदि कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं तो मैं ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट हो गया, मैं थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर, मैं फ्लिपकार्ट के थ्रू मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं और मेरा जो बायर है वो यूएसए में बैठा हुआ, दैट इज इररिलेवेंट। ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट कहां का वो रिलेवेंट है, स्टेटस ऑफ बायर इज इररिलेवेंट। मैं इसको लेकर क्वेश्चन भी करूंगा, देखते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल के साथ मैंने इसको डील किया। एग्जांपल क्या है, देखिए, Vivo India Limited, Indian कंपनी है Vivo India Limited has sold 1000 स्मार्टफोन ऑफ रुपीज 50,000। क्या किया बताओ तो, 50,000 स्मार्टफोन बेचा थ्रू रिलायंस डिजिटल ऑन 1/12/20। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू उसने बेचा, रिलायंस डिजिटल रिसीव पेमेंट। तो पार्टिसिपेंट कौन है, पार्टिसिपेंट आपका Vivo India Limited है, मतलब पार्टिसिपेंट रेसिडेंट है। अब पार्टिसिपेंट जैसे ही रेसिडेंट हो जाएगा 194 ओ एप्लीकेबल हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ था, रिलायंस डिजिटल ने रिसीव पेमेंट ऑफ रुपीज 5 करोड़, 1000 स्मार्टफोन इंटू 50,000 रुपीज कितना होगा, दैट इज 5 करोड़। 5 करोड़ रुपीज उसने रिसीव किया फ्रॉम बायर्स एंड डिडक्ट कमीशन ऑफ 10%। 10% का अपना कमीशन काट के बाकी पैसा वो रिमिट कर दिया Vivo इंडिया को, बाकी पैसा वो रिमिट कर दिया Vivo इंडिया एडवाइस से। बाबू ये तब होता जब ये 194 ओ एप्लीकेबल नहीं था, तब जो आप किए थे वो ठीक था, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या होगा, अभी आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। किसके ऊपर में, 5 करोड़ का 1% तो है, लेकिन मैंने क्या कहा था, 1 अक्टूबर 20 से लेकर 31 मार्च 21 तक हुआ, द रेट वाज रिड्यूस्ड टू 0.75%। सो तो देखो कैलकुलेशन कैसे होगा, 5000 इंटू 1000, तो ये आपका 5 करोड़ रुपया हो गया। 5 करोड़ के ऊपर में 0.75% का टीडीएस आपने काट लिया 194 ओ में, और 5 करोड़ का 10% जो कमीशन है वो आपने काट लिया, और टोटल आंसर इज
4,46,25,000 पे के रिलायंस डिजिटल पूरा काटने के बाद वीवो इंडिया को पे करेगा, वीवो इंडिया को पे करेगा। अब मैं आप लोग को ये कहा था इस पर हो हल्ला क्यों हो गया, क्योंकि इसमें जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो वर्ल्ड का कोई भी हो सकता है, वो अमेजन यूएसए भी हो सकता है, रिलायंस डिजिटल की जगह और कोई कंट्री के लोग भी हो सकते हैं। यदि वो होंगे तो फिर उनको काटने के लिए यदि 194 वो एप्लीकेबल हो जाएगा फॉरेन ई कॉमर्स ऑपरेटर पर, तब तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, टैन के थ्रू फिर उसको पेमेंट करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, वो इंडियन टैक्स नेट में आ जाएगा। तो इसी कारण से बहुत हो हल्ला हुआ था, बट ठीक है अभी ये सेटल हो चुका है। आगे देखिए, suppose in example 1 all facts remaining the same, instead of vivo india it is vivo china। यदि vivo india की जगह यदि ये vivo china हो, उस केस में क्या होगा, नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी। मैंने क्या कहा था, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट मस्ट बी एन इंडियन कंपनी। यहाँ पर जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है वो इंडियन कंपनी नहीं है, वो आपका फॉरेन कंपनी है। तो उस केस में इक्वलाइजेशन ले भी एप्लीकेबल हो जाएगा, मैं उसको बाद में डील करूंगा इस चैप्टर, इस आज के वीडियो के बाद मैं फिर कभी वीडियो बना के इसको डिटेल में मैं आपको डील कर दूंगा। बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इस केस में 194 ओ एप्लीकेबल नहीं होगा, because participant is non-resident. Next, suppose in example 1 all facts remaining the same, instead of Reliance Digital it was Amazon USA। कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑपरेटर कहीं का भी हो उसको टीडीएस काटना पड़ेगा, उसको 194 ओ एप्लीकेबल हो जाएगा, उसको टैन लेकर रजिस्ट्रेशन करके सब कुछ करना पड़ेगा। यही तो एक पॉइंट था जहां पर कंफ्लिक्ट आ रहा था। आगे देखिए, 194 ओ इज एप्लीकेबल आंसर में मैंने सिंप्लीफाइड वे में किया आपको। सपोज इन एग्जांपल 1 रिलायंस डिजिटल सोल्ड स्मार्टफोन ऑफ ₹4 करोड़। मैंने क्या कहा था, 5 करोड़ का मैंने सेल किया था, तो 4 करोड़ को सेल किया इंडियन बायर को और 1 करोड़ का सेल किया फॉरेन बायर को। बायर इज इररिलेवेंट, बायर इज इररिलेवेंट, बायर कहीं का भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बायर इज इररिलेवेंट। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट देखिए, तो क्या होगा, 194 ओ इज एप्लीकेबल, 194 ओ इज एप्लीकेबल। आइए और कुछ एग्जांपल के साथ इसको और देखते हैं, और फाइन करने के लिए देखिए क्या लिखा है। मिस्टर ए आर रेसिडेंट मैन्युफैक्चर परफ्यूम एंड सेल्स थ्रू फ्लिपकार्ट। परफ्यूम सेल कर रहा है थ्रू फ्लिपकार्ट के थ्रू। द टोटल सेल्स मेड बाय मिस्टर ए थ्रू फ्लिपकार्ट आर ₹5 लाख रुपया। 5 लाख रुपए को उसने सेल किया, 5 लाख ने फ्लिपकार्ट ने अपना कमीशन काट लिया, बाकी पैसा रिमिट कर दिया। बताइए सही क्या नहीं किया? ऑफ कोर्स सही किया। यदि मिस्टर ए ने अपना पैन और आधार दिया होता तो क्या होगा, पैन और आधार देने पर इनके ऊपर 190 ई कॉमर्स ऑपरेटर पर 194 ओ एप्लीकेबल नहीं होगा, सिंस ई कॉमर्स ऑपरेटर इज पेइंग टू द पार्टिसिपेंट इज अप टू ₹5 लाख। 5 लाख से अधिक पे करने पर दैट टीडीएस 194 इज एप्लीकेबल फॉर द फ्लिपकार्ट। ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए तब एप्लीकेबल होता, बट इन दिस केस सिंस इट इज पेइंग बिलो 5 लाख रुपीज एंड मिस्टर ए हैज फर्निश्ड आधार एंड पैन। सपोज इफ मिस्टर ए हैज नॉट फर्निश्ड आधार एंड पैन, then फ्लिपकार्ट विल डिडक्ट टीडीएस बाय 5%। देखिए क्या लिखा है, सेक्शन 194 ओ शैल नॉट बी एप्लीकेबल सिंस द ग्रॉस सेल्स डू नॉट एक्सीड ₹5 लाख, हेंस फ्लिपकार्ट शैल डिडक्ट टीडीएस। समझ में आया? इफ मिस्टर ए गिव्स हिज पैन एंड आधार, जो मैंने आपको कहा था, इफ ही डज नॉट गिव पैन एंड आधार टू फ्लिपकार्ट देन टीडीएस शैल बी डिडक्टेड एट 5% ऑन ₹5 लाख। टीडीएस ऑन कमीशन पेड टू फ्लिपकार्ट इज आल्सो नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। मैंने क्या कहा था, जितनी भी इंटरमीडिएट होंगे 194 सी एच जे कोई भी एप्लीकेबल नहीं होगा, जहां पर 194 ओ एप्लीकेबल हो गया, और 194 ओ हमेशा ही ग्रॉस अमाउंट पर एप्लीकेबल होता है। Suppose in example 5 in place of Mr. A it is MS ABC पार्टनरशिप फॉर्म। तो क्या होगा, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए ये जो 5 लाख का आधार और पैन का ऐसे कुछ एप्लीकेबिलिटी नहीं है। ये जो 5 लाख का जो छूट दिया जा रहा है ये ओनली इंडिविजुअल और एचयूएफ को दे रहा है जो अपना पैन और आधार फर्निश कर रहा है। समझ में आया? तो इस केस में क्या एबीसी पार्टनरशिप फॉर्म है, तो पार्टनरशिप फॉर्म यदि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू 100 रुपए का भी सामान बेचेंगे, उसको भी जो पेमेंट करेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो उसके ऊपर टीडीएस काट लेगा। बहुत बहुत रिलेवेंट एग्जांपल है। एग्जांपल 7 देखिए, ए चार्टर अकाउंटेंट रेंडर्स प्रोफेशनल एडवाइसेस टू वेरियस क्लाइंट्स थ्रू कंसल्ट सीए, a website run by e-commerce operator. Various clients pay ₹1 crore to consult CA and consult CA deducts 20% commission and remits ₹80 crore
sorry 80 lakh to the chartered accountant to the financial year ending 31st March 2021। अब बताओ क्या होगा इसमें। जो ई कॉमर्स ऑपरेटर एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में कंसल्ट सीए, उसके थ्रू किसी सीए ने एडवाइस दिया और द अमाउंट टोटल रिवेन्यू अर्नड बाय द सीए इज 1 करोड़ रुपीज। ई कॉमर्स ऑपरेटर अपना 20% कमीशन काट लिया, बाकी 80 लाख रुपए उसको दे दिया। इस केस में क्या होगा, इस केस में 194 वो एप्लीकेबल हो जाएगा पूरा 1 करोड़ के ऊपर में 0.75, क्योंकि तो उस पीरियड का बात है, उसके ऊपर टीडीएस काट के पे करेगा। क्लियर है। या अब इसमें क्या होता है, जो जो सीए जो उस कंसल्ट सीए जो ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे कर रहे हैं, उसके ऊपर 194 जे एप्लीकेबल नहीं होगा। मैं बहुत बार बोल चुका इस मैटर को। देखिए, टीडीएस एट द रेट ऑफ 0.5% ऑन ₹1 करोड़ एंड 194 जे इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सीए। उस चार्टर अकाउंटेंट पर 194 जो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि एक बार जहां 194 वो एप्लीकेबल हो गया, इंटरमीडिएट जितने भी सर्विसेज हैं किसी के ऊपर अदर कोई सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर काइंड पेशेंस। और आज का क्लास कैसा लगा काइंडली आप कमेंट में मुझे बताइएगा। स्टे कनेक्टेड विद मी, और मैं इस तरीके से वीडियो आप लोग के लिए दे रहा हूं, एंड आई होप दिस इज वेरी मच यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।